अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक सवाल डिस्कस करूंगा। सवाल में हम ये सीखेंगे कि हमें बेसिक टी अकाउंट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या नॉन करंट एसेट्स के कैसे बनाने हैं। हमें एक सिनेरियो हम देखेंगे जो कि नंबर ऑफ ईयर्स पर जा रहा होगा, मुख्तलिफ ईयर्स पर फॉलो अप हो रहा होगा, और उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स में जब क्लास में स्टूडेंट्स को ये सवाल करवा रहा था तो मैंने फेस करी थी। इस तरह का एक पास पेपर करवा रहा था, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू ज़रा कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ और थोड़ा सा डिटेल में एक चेन है उसको लेकर चलूँ, और उस चेन में मुझे एक चीज़ सिखानी है। आप इस सवाल को मैं साथ साथ लिखता भी जाऊंगा, आप मेरे साथ लिखते जाएंगे, मेरे साथ आप सॉल्व करते जाएंगे, और किसी भी चीज़ को आप स्किप नहीं करेंगे। देखिए, लेट से एक कंपनी है और उस कंपनी का ईयर नंबर 1 पहला साल है, और हम एज्यूम करते हैं कि 1 जनवरी 2020 को ये साल शुरू हुआ और 31 दिसंबर 2020 को ये पहला साल खत्म हुआ। इस साल में कंपनी ने 3 मशीन्स परचेज करी। मशीन ए परचेज करी, मशीन ए जो है उसकी वैल्यू 5 लाख थी, और ये मशीन है कंपनी ने परचेज करी 1 जनवरी 2020 वाले दिन। कंपनी ने मशीन बी भी परचेज करी, और कंपनी ने मशीन बी जो परचेज करी वो परचेज करी 4 लाख रुपए में, और ये जो मशीन कंपनी ने परचेज करी ये करी लेट से 1 अप्रैल 2020 वाले दिन। और कंपनी ने एक मशीन परचेज करी जिसका नाम है मशीन सी, और कंपनी ने मशीन सी परचेज करी 1 लाख रुपए में, और ये मशीन कंपनी ने परचेज करी, एज्यूम कर लो कि 1 जुलाई 2020 वाले दिन। कंपनी की पॉलिसी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डेप्रिसिएशन की पॉलिसी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और कंपनी का डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो है 20%, और कंपनी मंथ बाय मंथ डेप्रिसिएशन पॉलिसी फॉलो करती है। यानी कि जिस महीने कोई एसेट इस्तेमाल हुआ होता है उस महीने उसकी पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। अगर एसेट हमने इस्तेमाल ही नहीं किया किसी महीने तो उसकी डेप्रिसिएशन बिल्कुल भी चार्ज नहीं होती है। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से अगर हम अपनी अकाउंटिंग करें और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से हम जो है वो सारी वर्किंग्स करें, और पहले ये देख लें कि पहले साल की या नंबर 1 की हमारी जो डेप्रिसिएशन होंगी वो कितनी होंगी। तो जब हम बात करते हैं मशीन ए की, देखिए मशीन ए जो है उसकी वैल्यू कितनी है। सर मशीन ए की वैल्यू जो है ना वो 5 लाख रुपए है। मशीन ए की वैल्यू जो है वो 5 लाख रुपए है, और सर साल का डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो 20% है। और 1 जनवरी 2020 से अगर मैंने 31 दिसंबर 2020 यानी कि पूरे 12 महीने के लिए ये मशीन यूज करी है तो इस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, यानी कि इस पर्टिकुलर एसेट की जो डेप्रिसिएशन होगी वो 1 लाख रुपए होगी। तो पहले वाले एसेट पर हमारी जो है वो 5 लाख का 20% यानी कि पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। दूसरा वाला जो एसेट है उस पर 4 लाख मल्टीप्लाइड बाई 20% मल्टीप्लाइड बाई 1 अप्रैल को ये चीज हमने खरीदी है। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने तो चले गए। ठीक है, डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी 1 अप्रैल से। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 9 मंथ्स रहते हैं। 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। अगला जो एसेट है जो हमने 1 लाख रुपए में खरीदा, वो 1 लाख रुपए का एसेट जो है हमने जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 6 महीने इस्तेमाल किया है, तो 20% इंटू 6/12। तो ये इस साल की पूरी डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी। मैंने एसेट वाइज भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दी है, हर एसेट की अलग अलग, और टोटल डेप्रिसिएशन भी हमने कैलकुलेट कर दी है। अच्छा सर, अब इस पहले साल के जो टी अकाउंट्स होंगे, जो डबल एंट्रीज होंगी, वो भी आप बना दें। ठीक है जी। तो देखें, आप अगर यहाँ पर लेट से हम कह देते हैं डेबिट और यहाँ कह देते हैं क्रेडिट, तो सेंटर अलाइन अलाइन कर देते हैं। 1 जनवरी को जब हमने मशीन परचेज करी तो हमने मशीन ए को किया होगा या मशीन के अकाउंट को किया होगा डेबिट 5 लाख रुपए, और बैंक अकाउंट से हम एज्यूम करें कि हमने पेमेंट करी होगी तो बैंक को क्रेडिट किया होगा 5 लाख। फिर हमने मशीन के अकाउंट को दोबारा से 4 लाख से डेबिट किया होगा, किस दिन, 1 अप्रैल वाले दिन, और बैंक अकाउंट जो है उसको किया होगा क्रेडिट 4 लाख रुपए से। अच्छा, उसके बाद फिर हमने मशीन सी परचेज करी, तो हमने मशीन जो सी है उसको 1 लाख रुपए से
क्रेडिट करा होगा और बैंक अकाउंट को 1 लाख रुपए से, सॉरी, मशीन को डेबिट करा होगा और बैंक को 1 लाख रुपए से क्रेडिट करा होगा 1 जुलाई वाले में। ये हमने जब एसेट परचेज करते हैं तो उसकी एंट्रीज होती हैं, और एसेट परचेज करते हैं तो हम पर्टिकुलर एसेट को डेबिट करते हैं और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये एंट्रीज हमने 3 बार पास करी होगी। जब साल खत्म हुआ होगा तो डेप्रिसिएशन को हमने चार्ज किया होगा। अब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। केस नंबर 1, आप डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ले जाओ। केस नंबर 2, आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट के थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाओ। ठीक है जी, यानी कि हम दो चीज कर सकते हैं। हम लेट से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट अलग बनाते हैं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग बनाते हैं। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 170,000 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट 170,000। सर इन दोनों में फर्क क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो 1 साल का होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टोटल डेप्रिसिएशन। लेकिन इस साल क्योंकि ये कंपनी का पहला साल है तो कंपनी की टोटल डेप्रिसिएशन भी और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी दोनों सेम है। अच्छा सर, इसके टी अकाउंट्स कैसे बनेंगे? और टी अकाउंट्स भी मैं बनाता हूँ, ठीक है ना। देखें, आप आराम से इस वीडियो को देखिएगा, तसल्ली से देखिएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे आप लोगों को इस एग्जाम्पल के जरिए समझानी है, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, ये मैं पहले साल के आप लोगों के सामने जो है वो टी अकाउंट्स बना रहा हूँ। पहले साल के आप लोगों के सामने जो टी अकाउंट्स हैं वो बनने जा रहे हैं। ठीक है जी। मैं डिप्रिसिएशन, अच्छा सही है, एक और अकाउंट बना देता हूँ। डेट्स में सिर्फ मेंशन नहीं कर रहा। ठीक है, ये आपका पहला टी अकाउंट है, ये आपका पहला टी अकाउंट है। यहाँ पर हमने मशीन लिखा, मशीन का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ये हम बना लेते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टी अकाउंट। ये हम बना लेते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट। और ये हम जो बना रहे हैं, इसको नीचे लेकर आना पड़ेगा क्योंकि ऊपर एक और डबल एंट्री मुझे सिखानी है। अच्छा जी, ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो फाइनल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या पीएनएल होता है। अब देखिए, पहली एंट्री क्या होगी? मैं डेट्स नहीं लिखता, लेकिन 1 जनवरी वाले दिन आपने क्या किया होगा? 1 जनवरी वाले दिन आपने मशीन का अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट किया होगा। बैंक अकाउंट मैंने नहीं बनाया, लेकिन ये मशीन का अकाउंट है, ये डेबिट हो रहा होगा 5 लाख से। उसके बाद फिर आपने एक और मशीन परचेज करी, बैंक से पैसा पे किया 4 लाख रुपए। उसके बाद आपने एक और मशीन परचेज करी, बैंक से पैसा पे किया 1 लाख रुपए। ठीक है। अच्छा, साल के एंड में ये एंट्री कब पास हुई होगी? साल के एंड में पूरे साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के लिए। तो पूरे साल की जब मैंने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करी होगी तो मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट किया होगा, रेफरेंस दिया होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट का 1,70,000 रुपए। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया होगा, रेफरेंस दिया होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट का और 1,70,000 रुपए। सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट का या मशीनरी के अकाउंट का ब्रॉड डाउन क्यों नहीं है? कंपनी का बिल्कुल पहला साल है, कंपनी ने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है। कंपनी ने क्योंकि बिल्कुल पहला साल है और अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है तो कंपनी का इसलिए कोई भी ब्रॉड डाउन नहीं है। अब जब साल खत्म होता है तो एक और एंट्री पास होती है, और जितना भी हमारे पास ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट का बैलेंस होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या इनकम स्टेटमेंट में चला जाता है। तो ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा होगा। अच्छा, कुछ बुक्स में आप देखोगे कि ये दो एंट्रीज जो है ना वो कंबाइन हुई हुई होंगी। देखो, मैंने क्या किया है, मैंने पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया, और उसके बाद फिर मैंने जितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट में फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन थी उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर गया। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट को क्रेडिट किया। लेकिन कुछ बुक्स में डायरेक्टली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट नहीं बना हुआ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ होगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। वो बात भी सही है, उसमें भी कोई मसला नहीं है। अब अगर हम इस पहले साल के आखिर की बात करते हैं तो हमारे पास जो अकाउंट्स की बैलेंसिंग हम करेंगे, हम अकाउंट्स की बैलेंसिंग की तरफ जाते हैं।
मेरे पास मशीनरी के अकाउंट का बैलेंस कैरेड डाउन 1 लाख रुपए आ रहा होगा, ठीक है ना। और मेरा इस अकाउंट का बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है वो भी 1 लाख रुपए आ रहा होगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट का जितना भी बैलेंस होता है, कोई ब्रॉड डाउन कैरेड डाउन नहीं होता, जितनी वैल्यू होती है वो P&L में चली जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाती है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हो जिसमें आप अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट का आप बैलेंस निकालोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट का बैलेंस निकाल लेते हैं, तो ये 1,70,000 पे बैलेंस हो रहा होगा, ये बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है जी। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, अमूमन ये बनाने को नहीं दिया जाता, लेकिन अगर लेट से हम ये बना रहे हैं तो होगा ये कि हाँ, हमारे पास जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी अमाउंट जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वाली अमाउंट है ये जा रही होगी, और ये एज अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास एक्सपेंस शो रहा होगा, ठीक है जी। ये हमारे पास पहले साल की अकाउंटिंग होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसमें सिर्फ डेबिट साइड पर शो करने का ये मतलब है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, सेल्स रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो उसमें जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके होते हैं, उस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके पास जो है ये डेप्रिसिएशन का एज ए एक्सपेंस नजर आ रहा होता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास रिकॉर्डेड होता है ना, तो वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इफेक्टिवली अगर टी अकाउंट की शक्ल में, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप वर्टिकली बनाते हो, हॉरिजॉन्टली बनाओगे, तो वो डेबिट हो रहा होता है। अच्छा, साल के एंड में यानी कि हम 31 दिसंबर 2020 की अगर बात करते हैं, तो हमारे पास एसेट्स की कॉस्ट, एसेट्स की एक्यूमुलेटेड या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और नेट बुक वैल्यू कितनी आ रही होगी, वो कुछ इस तरह से आ रही होगी कि कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट वाले अकाउंट से 1 लाख रुपए के एसेट्स थे, इसमें 3 एसेट्स शामिल है, इनकी एक्यूमुलेटेड या टोटल डेप्रिसिएशन 170 है, और इनकी नेट बुक वैल्यू जो है वो 1 मिलियन माइनस 170 यानी कि 830 है। इस तरह का शेड्यूल भी आपको बनाया हुआ दिया जा सकता है सवाल में, जिससे अगले सवाल को कंटिन्यू करा जा रहा हो। ये पहला सवाल है, आप काइंडली अच्छे से इसको देखें, नोट करें, क्योंकि अगला साल जो है वो यहीं से स्टार्ट होगा, और उसमें कुछ डिस्पोजल की ट्रीटमेंट्स भी हो रही होंगी, और कुछ नए एसेट्स को भी हम परचेज कर रहे होंगे। ये मैंने पहले साल की अकाउंटिंग करी, और पहले साल के आखिर में 1 मिलियन रुपए के हमारे पास एसेट्स हैं, जिसमें मशीन ए है, मशीन बी है, मशीन सी है, 5 लाख, 4 लाख और 1 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसमें मशीन ए की 1 लाख की, मशीन बी की 60,000 की, और मशीन सी की 10,000 की डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। और नेट बुक वैल्यू है, नेट बुक वैल्यू यानी कि सारे एसेट्स की कॉस्ट माइनस सारे एसेट्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और यहाँ पर इन एसेट्स के सबके जो है वो मुख्तलिफ टी अकाउंट्स हैं। अब हम आ जाते हैं ईयर नंबर 2 पर, ठीक है जी। ईयर नंबर 2 पर, ईयर नंबर 2 जो है वो कब से कब तक होगा, ईयर नंबर 2 होगा 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक, ठीक है जी। ये ईयर नंबर 2 होगा हमारा। अच्छा, ईयर नंबर 2 के शुरू में क्या आ रहा होगा, देखिए ईयर नंबर 2 के शुरू में हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई हो कि भाई एसेट जो है उसकी कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नेट बुक वैल्यूज कुछ यूं थी, ठीक है जी। और ये सारी वैल्यूज जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है, सही है जी। अब ये नंबर 2 में लेट से सवाल ये कहता है कि मशीन ए या लेट से मशीन डी वॉज परचेज, मशीन डी एक और डी मशीन परचेज करी, और लेट से ये मशीन डी हमने जो परचेज करी, ये हमने करी 3 लाख रुपए में, और ये हमने परचेज करी है 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर 2021। फिर लिखा हुआ आ रहा है कि मशीन ए जो थी हमारी, एक मशीन जो हमने पिछले साल खरीदी थी, हम ये कह लेते कि मशीन ए जो है ना वो हमने बेच दी, ठीक है ना। मशीन ए वॉज सोल्ड फॉर 4.5 लाख, और सोल्ड फॉर 4.5 लाख, और हमने ये बेची है लेट से हम कह लेते हैं 1 दिसंबर 2021, ठीक है जी। 1 दिसंबर 2021 को हमने 4.5 लाख में बेच दी। मैं इस एग्जाम्पल में 2 ही साल चले रखता हूँ। अच्छा, जो पिछले साल के मशीन के अकाउंट का ब्रॉड डाउन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट का ब्रॉड डाउन है,
ये इस साल का सॉरी कैरी डाउन है पिछले साल का, इस साल का ब्रॉड डाउन होगा। अब देखेंगे ब्रॉड डाउन 1 लाख 1 मिलियन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि पिछले साल के आखिरी दिन आपके पास 1 मिलियन रुपए की मशीन्स थी, और पिछले साल के आखिरी दिन उनकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,70,000 रुपए चार्ज हो चुकी थी। ठीक है जी। तो इस साल अगर हम इन अकाउंट्स को जरा वापस से बना लें, ये हमारा एक अकाउंट हो गया और ये हमारा दूसरा अकाउंट हो गया। ठीक है जी। इस अकाउंट का हम नाम क्या देते हैं, मशीन। और ये जो दूसरा अकाउंट है ये क्या है, ये है हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि साल के शुरू का बैलेंस आ रहा है बिल्कुल 1 मिलियन। सर इसमें कॉमा डाल दूं, और इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन अपना आ रहा है, और वो आ रहा है 1,70,000। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या हुआ, अब आप इस साल आ गए, ठीक है ना। अब देखिए 1 मिलियन रुपए में जो है ना, 1 मिलियन रुपए में 3 मशीन शामिल है ना। ये जो 1 मिलियन है, ये 170 है, ये 830 है जो पिछले साल से आ रहा है। इसमें क्या क्या है, मशीन ए है, इसमें मशीन बी है, और इसमें मशीन सी है। ठीक है। अच्छा, ए कब खरीदी थी, ए 1 जनवरी वाले दिन खरीदी थी। बी कब खरीदी थी, बी हमने 1 अप्रैल वाले दिन खरीदी थी। सी कब खरीदी थी, सी हमने 1 जुलाई वाले दिन खरीदी थी। और साल था 2020, 2020, 2020। एक ही जरा फॉर्मेटिंग हम यही वाली करते हैं। ये हमने खरीदी थी 1 जनवरी 2020 वाले दिन। ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि यार हमने जो मशीन ए बेची ना, डबल एंट्रीज पास करने से पहले, टी अकाउंट्स पास करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमने मशीन ए बेची, उस मशीन ए पर हमें गेन हुआ या लॉस हुआ। अब हो सकता है कि आपके सवाल में ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई हो पिछले साल की, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने 5 लाख की मशीन खरीदी थी पिछले साल, 1 लाख की उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी थी। और हो सकता है कि ये वैल्यूज आपको नहीं दी हुई हो। ठीक है जी, हो सकता है कि ये वैल्यूज आपको नहीं बताई हुई हो। लेट्स से हमें नहीं बताई हुई, और हमें ये पता है कि हमने ये चीज़ जो है वो 1 जनवरी को परचेज करी थी। सही है ना, 1 जनवरी को हमने ये चीज़ परचेज करी थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने ये चीज़ 5 लाख रुपए की खरीदी थी। पहले साल की इस पे डेप्रिसिएशन लगी होगी 5 लाख, इंटू 20%, इंटू 12/12। यहाँ पर एक और चीज़ मैं हाईलाइट कर दूं कि देखो, पिछले साल आपने कोई चीज़ खरीदी थी ना, तो उसकी जो डेप्रिसिएशन होती है वो कंपनी के फाइनेंशियल ईयर एंड्स के हिसाब से कैलकुलेट होती है। यानी कि यहाँ पर कंपनी का जो साल खत्म हो रहा है वो 1 जनवरी को शुरू होकर 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। तो तुमने ये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी थी, मिसाल के तौर पर कंपनी बी की, मशीन बी की, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक कैलकुलेट करी है। तो इसी तरह से इसकी हमने 12 महीने की गई होगी, जो कि 1 लाख, जो कि हमें वैल्यू पता भी है। ठीक है जी। ये मैं ये देख रहा हूँ कि जो मैंने मशीनें बेची ना, उसको आज तक कितना इस्तेमाल कर लिया है, 1 लाख रुपए ये हो गया। अच्छा, इस साल के शुरू में इसकी नेट बुक वैल्यू क्या होगी, 5 लाख। मैं मशीन ए की वर्किंग कर रहा हूँ, नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीन ए एट स्टार्ट ऑफ 2021, 5 लाख रुपए माइनस 1 लाख रुपए। ऐसा क्यों, क्योंकि 5 लाख रुपए की ये चीज हमने खरीदी थी और पिछले साल हमने इसको 1 लाख रुपए का इस्तेमाल कर लिया था। इस साल कब बेची है मशीन है, इस साल बेची है 1 दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 11 महीने। तो इस साल की डेप्रिसिएशन होगी 4 लाख इंटू 20% इंटू 11/20।
11/12, ठीक है। 4 लाख इंटू 20% से पूरे साल की डेप्रिसिएशन आती, और इस साल क्योंकि सिर्फ और सिर्फ शुरू के 11 महीने इसको इस्तेमाल किया है, तो 11 महीने की डेप्रिसिएशन यानी कि 73,333.33। इसका मतलब जिस दिन मैंने इसको डिस्पोजल किया है, डिस्पोजल डे नेट बुक वैल्यू, जिस दिन मैंने इसको डिस्पोज ऑफ किया है उस दिन की इसकी नेटबुक वैल्यू होगी 4 लाख माइनस 73,333.333। तो ये इसकी नेटबुक वैल्यू होगी डिस्पोजल डे की। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, 5 लाख का 20% इंटू 12/12 पहले साल की डिप्रिसिएशन, पहले साल के आखिर में या दूसरे साल के शुरू में इसकी नेटबुक वैल्यू 4 लाख हो गई। 4 लाख पे फिर हमने 11 महीने की डिप्रिसिएशन चार्ज करी, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डिप्रिसिएशन का रेट जो है वो नई वैल्यू पर अप्लाई होता है। और इस साल की जो नेटबुक वैल्यू आ गई वो 4 लाख में से हमने 73,333.33 माइनस किया, तो 326,666.67 की नेटबुक वैल्यू आ गई। प्रोसीड्स, इसको कितने रुपए में बेचा? इसको हमने बेचा 4.5 लाख में। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने 4.5 लाख में बेचा तो मुझे गेन ऑन डिस्पोजल हुआ होगा। मुझे क्या हुआ होगा? मुझे गेन ऑन डिस्पोजल हुआ होगा। मैं सारी चीजें राउंडेड कर देता हूँ टू द नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है। इसको भी लेबल कर देता हूँ, आप लोगों ने लिखना होगा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2021 फॉर मशीन ए, ठीक है जी। सारी वैल्यूज मैंने साथ में इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी। ये है गेन ऑन डिस्पोजल, ये है गेन ऑन डिस्पोजल। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। तो मैंने एक वर्किंग कर ली, आप लोगों के सामने गेन ऑन डिस्पोजल की, ठीक है। मैंने एक वर्किंग कर ली गेन ऑन डिस्पोजल की। इस वर्किंग को मैं एक बार फिर से समझाना चाहता हूँ, मैं वापस से समझा देता हूँ। 5 लाख रुपए की चीज हमने पिछले साल के शुरू में खरीदी थी। पिछले साल 5 लाख इंटू 20% इंटू 12/12 पिछले साल की डेप्रिसिएशन। इस साल की शुरू की नेटबुक वैल्यू 5 लाख माइनस 1 लाख रुपए यानी कि 4 लाख रुपए। इस साल की डेप्रिसिएशन 11 महीने की लगेगी, क्योंकि 11 महीने बाद ये एसेट हमने बेच दिया है। उसके बाद हमने इस साल की नेटबुक वैल्यू निकाली, 4 लाख में से हमने 73,333 माइनस किया। प्रोसीड्स यानी कि जो पैसा आया वो 4.5 लाख है, तो जो हमने गेन कमाया वो 123,333 है। अच्छा, अब सर एक और वर्किंग करते हैं। डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन जो होगी इस साल की, जो मैं चार्ज करूंगा अपनी बुक्स में, तो देखिए हमारे पास एक तो मशीन डी है। मशीन डी कौन सी मशीन है? मशीन डी वो मशीन है विच वॉज बॉट ड्यूरिंग द ईयर, है ना। मशीन डी वो मशीन है जो हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज करी है, और उसकी वैल्यू है 3 लाख, और डेप्रिसिएशन का रेट है 20%। और ये जो मशीन हमने परचेज करी है 1 सितंबर को करी है, तो इस साल इसकी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो 20,000 रुपए इसकी डेप्रिसिएशन हो गई। 3 लाख का 20% दिया और उसको 4/12 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, उसके बाद फिर हमने मशीन 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 ए की डेप्रिसिएशन की बात करनी है। ये वो मशीन है जो कि सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर थी। ड्यूरिंग द ईयर आपने ये मशीन बेच दी थी। अगर कोई ईयर ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई मशीन ड्यूरिंग द ईयर बेच दी है, तो जाहिर है उसमें पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, सिर्फ उस टाइम पीरियड की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी जितना टाइम हमने उसको यूज किया। और उसकी डेप्रिसिएशन हमने 73,333 कैलकुलेट कर ली थी। कैसे कैलकुलेट करी थी? 4 लाख रुपए उसकी इस साल के शुरू की नेट बुक वैल्यू थी। 4 लाख का 20% या पूरे साल की डेप्रिसिएशन आई, उसको हमने 11/12 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इस साल हमने उसको 11 महीने इस्तेमाल करा। ठीक है जी। अच्छा सर, इसके अलावा क्या होगा? अब जरा गौर से सुनना। कुछ एसेट्स आपके पास ऐसे थे जिनका नाम है मशीन बी एंड सी। मशीन बी एंड सी वो मशीन्स हैं जो हमने इंटायर ईयर यूज करी हैं, ठीक है ना। अब इंटायर ईयर यूज करी है वो मशीन्स, तो हम उस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन बात सारी ये है कि हम ये नेट बुक वैल्यू जो है इसका अगर 20% ले लेते हैं, अगर हम इस नेट बुक वैल्यू पर यानी कि इस साल के शुरू की नेट बुक वैल्यू जो है उसका 20% ले लेते हैं, तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए क्योंकि ये जो 830,000 की नेट बुक वैल्यू थी, इसमें मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी, 3 मशीन्स की ये नेट बुक वैल्यू है। ये कॉस्ट 3 मशीन्स की है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 मशीन्स की है।
ये नेटबुक वैल्यू 3 मशीन्स की है जिनका नाम मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी है। हम ए की डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने ए को बेच दिया था तो हमने उसकी वर्किंग सेपरेटली कर हमने ऑलरेडी उसकी डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखी हुई है। अगर मैं अब 8,30,000 का 20% ले लूंगा तो उसमें मशीन ए की डेप्रिसिएशन 2 बार काउंट हो जाएगी। तो हमें करना ये पड़ेगा कि इसका ब्रेकअप चाहिए होगा। हो सकता है सवाल में इसका ब्रेकअप दिया हुआ हो। मिसाल के तौर पर सवाल में ये लिखा हुआ हो कि भाई ये जो 1 मिलियन है, इस 1 मिलियन में 3 चीजें थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए, बी और सी। सवाल बोल दे कि 1 मिलियन में 3 चीजें थी। 1 मिलियन में एक मशीन थी 5 लाख की, दूसरी मशीन थी 4 लाख की, और तीसरी जो मशीन थी वो कितने की? 1 लाख की। ठीक है। और सवाल ये बोल दे कि जो 5 लाख वाली मशीन थी उसकी पिछले साल की डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए थी, ये दे दे। जो 4 लाख वाली मशीन थी उसके पिछले साल की 60,000 की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज थी, और जो 1 लाख रुपए वाली मशीन थी उसको पिछले साल 10,000 ऑलरेडी हमने डेप्रिशिएट कर दिया था। लिहाजा 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख, 4 लाख माइनस 60,000 340,000, और 1 लाख माइनस 10,000 यानी कि 90,000। यानी कि सवाल हमें ये ब्रेकअप दे दे। सवाल हमें बोल दे कि ये 1 मिलियन कैसे बना है, ये 1 मिलियन इन तीनों को ऐड कर बनेगा ए, बी और सी की कॉस्ट। सवाल बोल दे कि ये 170 कैसे बना है, ये 170 1,60,000 और 10,000 को ऐड कर बनेगा 170। सवाल हमें ये बता दे कि ये 830 कैसे बनेगा, 4 लाख 3,40,000 और 90,000 तीनों को ऐड करोगे तो बन जाएगा। इस केस में तो बड़ा आसान होता है। इस केस में क्या होता है, इस केस में जरा गौर से सुनना। इस केस में जो हमारा एसेट ए है उसकी नेटबुक वैल्यू 4 लाख है, वो एसेट हमने 11 महीने यूज किया, तो हम लेते 20%, 20% इंटू 11/12। ठीक है ना। देखिए ये 73,333 आ रहा है ना, 73,333 जो एसेट हमने ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज ऑफ किया। बी हमने ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज नहीं किया, तो 3,40,000 इसकी स्टार्टिंग की नेटबुक वैल्यू थी, इस पे 20% लगा दिया। सी हमने ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज ऑफ नहीं किया, तो 90,000 इसकी वैल्यू थी, इस पर हमने 20% लगा दिया। और हम ये बोल देते कि ए और बी की जो डेप्रिसिएशन है वो 68,000 और 18,000 है, और ये दो एसेट्स हमने पूरे साल इस्तेमाल करे हैं, तो इन दोनों की डेप्रिसिएशन हो गई 86,000। और पूरे साल की जितने भी एसेट्स मेरे पास है उनकी टोटल डेप्रिसिएशन हो गई कितनी? 179,000। ठीक है, बड़े आसानी से आ जाता। क्या किया हमने भाई, तीनों का ब्रेकअप दिया हुआ था, तीनों की अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी, जो एसेट बेचा उसकी तो यहाँ पर आ रही है, बाकी दोनों की हमने ऐड कर मेंशन कर दी। ये एक्सेल की फाइल भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन अगर ऐसा ब्रेकअप ना दिया हुआ, अगर ऐसा ब्रेकअप ना दिया हुआ तो हमने खुद अपना दिमाग इस्तेमाल कर और उन वैल्यूज को रिवर्स करना होगा। कैसे रिवर्स करना होगा? देखो हम ये कहेंगे कि ये जो 1 मिलियन रुपया है, ये जो 1 मिलियन रुपया है, इसमें एक ऐसा एसेट जो है वो शामिल है जिसको हमने ड्यूरिंग द ईयर बेचा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि भाई हम ये कहेंगे कि ये जो 1 मिलियन है, ये जो 1 मिलियन है इसमें से जो एसेट बेच दिया है उसकी कॉस्ट को हटा दो। 1 मिलियन में से जो एसेट बेच दिया है उसकी कॉस्ट को हटा दो, क्योंकि वो एसेट तो ड्यूरिंग द ईयर आपने बेच दिया, उसकी डेप्रिसिएशन और उसकी वर्किंग सेपरेटली कर दी। हम वो एसेट्स आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं जो हमने पूरे साल इस्तेमाल करें। तो 1 मिलियन में तो एक ऐसा एसेट भी शामिल है जो हमने कुछ अर्सा इस्तेमाल किया है, उसकी कॉस्ट को हटा दो, 5 लाख। अच्छा, इसी तरह से ये जो 1,70,000 रुपए की डेप्रिसिएशन है, इसमें से 1 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन उस एसेट से पर्टेन करती है जो ड्यूरिंग द ईयर हमने बेच दिया है, जिसकी सारी वर्किंग हमने सेपरेटली करी है। तो बाकी जो जितने भी एसेट्स हैं जो हमने नहीं बेचे हैं, जो हमारी एग्जांपल के हिसाब से बी और सी हैं, उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 70,000 है। देयरफॉर 5 लाख माइनस 70,000 ये उन एसेट्स की नेट बुक वैल्यू है जो मैंने पूरे साल इस्तेमाल करे हैं, जो कि एसेट नंबर बी एंड सी है। ठीक है, देखें 1 मिलियन सारे एसेट्स हैं ए बी सी, इसमें से ए जो बेचा उसको हटा दिया। 1,70,000 सारे एसेट्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ए बी सी, इसमें से जो एसेट बेचा उसकी डेप्रिसिएशन को हटा दिया पिछले साल की।
जो इसमें शामिल थी, तो 4,30,000 उन एसेट्स की नेट बुक वैल्यू आ गई जो मैंने इस पूरे साल भी इस्तेमाल करे हैं, यानी कि बी एंड सी की वैल्यू नेट बुक वैल्यू आ गई। और मैं क्या करूं, मैं 4,30,000 का 20% ले लूं, क्योंकि ये वो एसेट्स है जो मैंने इस पूरे साल इस्तेमाल करे हैं। तो देखें, इससे भी 86,000 की वैल्यू ही आ रही है। अब हम आ जाते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर हम क्या एंट्रीज पास करेंगे, यानी कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, किस तरह से डबल एंट्रीज पास होंगी। सबसे पहले जो एसेट हमने खरीदा है उसकी डबल एंट्री तो हमने मशीन डी परचेज करी है। मैं एंट्रीज डेट वाइज सीक्वेंस में नहीं कर रहा, वो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं मशीन डेबिट। तो हमने मशीन डी परचेज करी है, तो हमने 3 लाख डेबिट किया। ठीक है, और हमने जो है वो बैंक से इसकी पेमेंट करी है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया, एक एंट्री हो गई। दूसरी डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की एंट्री पास हो जाती है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, पूरे साल का सारे एसेट्स जो मैंने इस्तेमाल करे हैं। एक ऐसा एसेट जो कुछ अर्सा इस्तेमाल करा क्योंकि अभी अभी खरीदा था, एक ऐसा एसेट जो कुछ अर्से इस्तेमाल करा क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर बेच दिया था, और दो ऐसे एसेट्स जो पूरे साल इस्तेमाल करे, उन सब की डेप्रिसिएशन 179,333। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद साल के एंड में हम जितना भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। मैं अगेन ये कहूंगा कि कुछ बुक्स में आप ये देखेंगे कि ये दोनों एंट्रीज मर्ज होकर सिंगल एंट्री हुई हुई होगी, और डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ होगा, वो भी सही है। और अगर आप अलग अलग दो एंट्रीज पास करते हो, यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, ये भी सही है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ पहली एंट्री पास कर देते हो, अगर एग्जामिनर आपसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री पूछ रहा है, वो भी सही है, एग्जामिनर आपको इस एंट्री को ना पास करने के लिए पेनलाइज नहीं करेगा। अच्छा, अब डिस्पोजल, जो चीज बेची। देखिए, जब आप कोई चीज बेचते हो ना, तो आमतौर पर उससे रिलेवेंट क्या डबल एंट्रीज पास होती है। नंबर वन, जो एसेट बेचते हो ना, उसकी जितनी भी कॉस्ट होती है ना, वो डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। ठीक है, मेन कॉस्ट अकाउंट से। नंबर टू, जो एसेट बेचते हो उसकी जितनी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होती है, इस साल की पिछले साल की, वो डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। नंबर थ्री, आपको जो है ना वो कंसिडरेशन मिलती है, मिसाल के तौर पे बैंक में पैसा मिलता है, तो उसकी एंट्री डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। नंबर फोर, बैलेंसिंग फिगर से आपको गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल मिल जाता है। यहाँ पे गेन ऑन डिस्पोजल है, लॉस ऑन डिस्पोजल के केस की एंट्री मैं अगले किसी वीडियो में बना दूंगा। तो हमने जो एसेट बेचा वो एसेट नंबर ए था। एसेट नंबर ए हमने 5 लाख का खरीदा था, तो हमने कर दिया डिस्पोजल अकाउंट डेबिट 5 लाख, और मशीन का अकाउंट क्रेडिट 5 लाख। फिर हमने जो एसेट बेचा उसकी जितनी भी हमारी पिछले और इस सालों की टोटल डेप्रिसिएशन है, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में चली जाएगी। अच्छा जी, हमने जो एसेट बेचा वो हमने पिछले साल भी इस्तेमाल किया था, पिछले साल उसको इस्तेमाल करा था, और 1 लाख रुपए की पिछले साल की डेप्रिसिएशन थी। ठीक है, और हमने उसको इस साल भी इस्तेमाल करा, और इस साल जब हमने उसको इस्तेमाल करा तो इस साल उसकी 73,333 की डेप्रिसिएशन थी, और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट कर दिया। फिर हमने जब एसेट बेचा तो हमें कुछ बैंक में पैसे मिले, 4.5 लाख कंसिडरेशन है, और डिस्पोजल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया। ठीक है जी, फिर हमने जो एसेट बेचा उस पर हमें गेन ऑन डिस्पोजल हुआ। गेन ऑन डिस्पोजल के लिए डिस्पोजल अकाउंट जो है वो डेबिट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है, और वो हमने गेन भी रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, अगर टी अकाउंट्स को कंप्लीट करें, मशीनरी का टी अकाउंट पहले कंप्लीट करते हैं। ये मशीनरी एट कॉस्ट का टी अकाउंट है। ठीक है, ब्रॉड डाउन 1 मिलियन, साल के शुरू में 1 मिलियन की मशीन थी। इस साल हमने एक और मशीन परचेज करी, हमने उसके पैसे बैंक से दिए, और वो हमने मशीन परचेज करी, मशीन डी 3 लाख। जो मशीन बेच दी वो डिस्पोजल अकाउंट में ले गए, और वो मशीन हमने बेची 5 लाख की कॉस्ट वाली। इस अकाउंट का हम क्लोजिंग निकाल लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा, बैलेंस
कैरी डाउन आएगा, वो आ जाएगा 1.3 में से 5 लाख माइनस कर दो, यानी कि अब 8 लाख रुपए की मशीन है हमारे पास। बैलेंस ब्रॉड डाउन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बैलेंस ब्रॉड डाउन 170,000 था। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर सारी की सारी, चाहे वो मशीन मैंने कुछ टाइम इस्तेमाल करी या पूरा साल इस्तेमाल करी, जो एसेट बेचा उसकी डेप्रिसिएशन डिस्पोजल अकाउंट में चली जाती है। तो डिस्पोजल अकाउंट में हमारा जो अमाउंट जा रहा था, जो एसेट हमने बेचा है उसकी इस साल और पिछले साल की डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने मशीन ए को पिछले साल पूरा और इस साल कुछ अर्सा चलाया, फिर इस अकाउंट का ब्रॉड डाउन कैरी डाउन आएगा। बैलेंस कैरिड डाउन, फिर इस अकाउंट का बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा। ठीक है जी। 176,000। सर डिस्पोजल अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट और पीएनएल अकाउंट भी बना दें, बिल्कुल वो भी बना देते हैं। ये हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट, फिर हमारा डिस्पोजल का अकाउंट और फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट कैसे बनेगा? देखिए, डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस के अकाउंट का कोई ब्रॉड डाउन कैरी डाउन नहीं होता। पिछले साल जितना भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था वो पीएनएल में चला गया। इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो उसकी डबल एंट्री ये रही, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट किया, अमाउंट जो है वो 179,333 है। उसके बाद जितनी भी डेप्रिसिएशन होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर हमने ये अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसमें हमारे पास यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाता है। ये अकाउंट जनरली आपको बनाने को नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर बनाने को दिया जाए तो। डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट में क्या क्या हो रहा है? डिस्पोजल अकाउंट जो है वो पहले तो डेबिट हो रहा है 5 लाख से, और मशीन का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 5 लाख से। तो यहाँ पर मशीन 5 लाख। दूसरा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। तीसरा, बैंक पे पैसे आ रहे थे तो बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। और चौथा जो बैलेंसिंग फिगर था वो यहाँ पर आ रहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जाएगा, जो कि गेन और डिस्पोजल था हमारा। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा ये अकाउंट बन रहा होगा। अच्छा सर, एक और चीज आप कर दें, और वो ये कर दें कि आप मुझे इस सेकेंड ईयर के एंड में जो एसेट्स हैं उनकी क्या कॉस्ट होंगी, जो एसेट्स हैं उनकी कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी, यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और जो एसेट्स रह गए हैं उनकी क्या नेट बुक वैल्यू होगी, ये बता दें। और फिर उसको ब्रेक भी कर दें, उसका ब्रेकअप भी लिख दें, यानी कि हर अमाउंट में से ए बी और सी और डी कितने एसेट्स हैं क्या है सब लिख दें। देखिए कॉस्ट, आप मशीनरी के कॉस्ट के अकाउंट पर जाएं, ये 8 लाख रुपए है। ये जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है ये यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि साल के आखिर में हमारे पास 8 लाख रुपए की कॉस्ट के एसेट्स हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इनकी जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो 176,000 है। और नेट बुक वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 624,000 है। अब सर इसको ब्रेक भी कर दें, जब इतना कर दिया है तो आप इसको ब्रेक भी कर दें और हमें ये भी बता दें कि इसमें से ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, डी कितना है। तो देखें, ए है, बी है, सी है, डी है। देखिए ए तो नहीं होगा ना। ए क्यों नहीं होगा सर? इसलिए क्योंकि ए बेच दिया। जब आपने ए बेच दिया तो आपकी बुक्स में उसकी कॉस्ट भी नहीं होगी और आपके बुक्स में उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी नहीं होगी। लेकिन सर 2 साल इस्तेमाल किया था तब की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जब आप कोई एसेट बेचते हो तो उसकी सारी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट से निकाल कर डिस्पोजल अकाउंट में ले जाते हो, यानी कि इसमें शामिल नहीं रहती है। तो ए की कॉस्ट 0, बी 4 लाख का खरीदा था।
सी हमने 3 लाख का खरीदा था, सॉरी 1 लाख का खरीदा था, और डी हमने 3 लाख का खरीदा था, है ना। तो इस तरह से वो जो 8 लाख रुपए की कॉस्ट बन रही है वो इस तरह से बन रही है। अच्छा सर, डेप्रिसिएशन, अब देखें ए सॉरी डी देख लें पहले। डी जो है वो 3 लाख का खरीदा है, और 3 लाख का आपने अभी अभी रिसेंटली 1 सितंबर को खरीदा था, तो 20,000 रुपए की इसकी 3 महीने की डेप्रिसिएशन थी, यानी कि 176,000 में से 20,000 रुपए डी के हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि अब हम सी और बी देखते हैं। बी देखते हैं, बी देखें, आपने 4 लाख रुपए का खरीदा था ना, ये खरीदा था 2020 वाले साल में। फिर आपने उसको उस साल 60,000 डिप्रिशिएट किया था, 1 अप्रैल को खरीदा था, तो अप्रोप्रिएटली जितनी भी रेलेवेंट उसकी डिप्रिसिएशन बनी थी वो 60,000 थी। तो इसका मतलब इस साल के शुरू में उसकी नेटबुक वैल्यू 340 थी, ये पूरा साल आपने उसको चलाया तो उस पर 20% डिप्रिसिएशन, और इस साल के एंड की नेटबुक वैल्यू 272,000। ये मैंने एसेट बी की वर्किंग करी है, ठीक है, और बी की वैल्यूज लिखी हैं। क्या वैल्यूज लिखी है मैं ज़रा समझा देता हूँ। ये बी की है कॉस्ट, ये बी की है डेप्रिसिएशन ईयर नंबर 1 की, ये बी की नेट बुक वैल्यू है एट ईयर 1 एंड, पहले साल के आखिर में। ये फिर डेप्रिसिएशन है बी की ईयर नंबर 2 की, और ये है नेट बुक वैल्यू एट ईयर 2 एंड, दूसरे साल के आखिर की नेट बुक वैल्यू। ठीक है जी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि बी को मैंने पहले साल 60,000 डेप्रिशिएट किया था, और दूसरे साल 68,000 डेप्रिशिएट किया, यानी कि टोटल 128,000। अब बात करते हैं सी की। सी जो है वो हमने कितने में खरीदी थी भाई। सी में हमने 1 लाख की 1 जुलाई को खरीदी थी, पिछले साल 10,000 की डेप्रिसिएशन थी, 1 लाख, पहले साल की 10,000 की डेप्रिसिएशन, ये कॉस्ट है, ये है डेप्रिसिएशन ईयर नंबर 1 की। पहले साल के आखिर में नेट बुक वैल्यू जो है वो आ गई 90,000, नेट बुक वैल्यू एट ईयर 1 एंड। दूसरे साल डेप्रिसिएशन पूरे साल इस्तेमाल करी तो 20%, ठीक है ना, और दूसरे साल के आखिर की जो नेट बुक वैल्यू होगी वो 72,000 होगी। ये है आपकी, ये है आपकी डेप्रिसिएशन ईयर नंबर 2 की, और ये है नेट नेट बुक वैल्यू एट ईयर नंबर 2 एंड। ठीक है, यानी कि सी की जो डेप्रिसिएशन है ना, पहले साल की डेप्रिसिएशन 10,000 और दूसरे साल की डेप्रिसिएशन 18,000, जो कि 176,000 है। देखिए ये इससे मैच करने लगा। और अगर नेटबुक वैल्यूज निकालनी हो तो 4 लाख माइनस 128,000, 1 लाख माइनस 28,000, और 3 लाख माइनस 2 लाख, यानी कि 624,000, ये इससे मैच करने लगा। काइंडली बराए मेहरबानी इस सवाल को, इस एग्जाम्पल को आप लोग अच्छे से देखें। इसकी एक एक चीज आपने कॉपी करनी है, ताकि आप लोगों को ये सवाल जो है वो बड़े अच्छे से समझ आए। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ कि आपने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस सवाल को देखकर कॉपी करना है, और ये शीट भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।